नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी प्रशिक्षुओं का स्वागत है। आपके हिंदी विषय के चतुर्थ सेमेस्टर के पाठ्यक्रम का एक प्रमुख प्रकरण है, टॉपिक है, वह है उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में सम्मिलित कविता, निबंध, कहानी, एकांकी, यात्रा वृत्तांत, जीवनी, आत्मकथा, पत्र लेखन व नाटक के लेखकों का सामान्य परिचय, उनका अध्ययन व अध्यापन कार्य। ये आपके पाठ्यक्रम का एक बड़ा और महत्वपूर्ण टॉपिक है और आप शिक्षक बनने जा रहे हैं। आगे चलकर आप जो उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तकें हैं और जैसे 6, 7, 8 की मंजरी है, उनमें जो सम्मिलित काव्य, नाटक या निबंध हैं, उनका अध्ययन अध्यापन आप बच्चों को करवाएंगे। तो इसके लिए आवश्यक है कि जो कविताएं हैं, कहानियां हैं, निबंध हैं, उनके जो लेखक हैं, रचयिता हैं, उनके बारे में, उनकी साहित्यिक गतिविधियों के बारे में, उनके साहित्यिक योगदान के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में जानना आपके लिए आवश्यक है। तो हम आज इसी टॉपिक से शुरू करते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम हम देख लेते हैं, चूँकि एक कविता, निबंध, कहानी दे रखा है, तो चूँकि कविता पद्य की विधा है, निबंध, कहानी, एकांकी ये गद्य की विधा है, तो एक बार ये पहले सर्वप्रथम ये समझ लेते हैं कि गद्य विधा और पद्य विधा क्या है और गद्य विधा और पद्य विधा में क्या अंतर है। तो गद्य वह विधा है जिसके अंतर्गत निबंध, कहानी, नाटक, उपन्यास, संस्मरण, लेख आदि आते हैं, जबकि पद्य में महाकाव्य, खंडकाव्य, कविता, गाने व भजन आते हैं। पद्य लय रूप में लिखा जा सकता है, जिसको हम गायन के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, परंतु गद्य में किसी विषय में लिख तो सकते हैं, उसे पढ़ा जा सकता है, किंतु गाने के रूप में उसे गाया नहीं जा सकता। और पद्य में रस, छंद, अलंकार आदि का समावेश किया जाता है, गद्य में इनका प्रयोग नहीं होता है। ये गद्य पद्य का एक सामान्य सा अंतर है। अब कुछ विशिष्ट अंतर हैं जिन्हें मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगी। जैसे जो गद्य है, गद्य का जो विषय है वो विचार प्रधान होता है और पद्य का विषय भाव प्रधान होता है। एक बात और कि जो गद्य का साहित्य है और पद्य का साहित्य है, तो पद्य का अवतरण जो है वो गद्य से बहुत पहले होता है। मैंने आपको जो साहित्य का इतिहास बताया था, वीरगाथा, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, तो जो भक्तिकाल का संपूर्ण साहित्य है वो पद्य में ही रचा गया। भक्तिकाल का भी संपूर्ण, वीरगाथा काल का संपूर्ण साहित्य पद्य में रचा गया, भक्तिकाल का संपूर्ण साहित्य पद्य में रचा गया, रीतिकाल का भी जो मूल साहित्य है वो पद्य में ही रचा गया। वहाँ गद्य की कुछ छुटपुट शुरुआत होती है, किंतु गद्य की वास्तविक शुरुआत जो है आधुनिक काल से होती है। इस प्रकार जो पद्य का अवतरण है वो गद्य से काफ़ी पहले होता है। अब ये हमने बताया कि गद्य का विषय विचार प्रधान और पद्य का विषय भाव प्रधान। गद्य में तर्क, बुद्धि, विवेक और चिंतन की प्रधानता होती है। गद्य में तर्क, बुद्धि, विवेक और चिंतन की प्रधानता होती है, जबकि पद्य में कल्पना की स्वतंत्र उड़ान होती है। तर्क या बुद्धि या विवेक ये इस काव्य में, पद्य में ये किसी सीमा में बंधते नहीं हैं। इन सीमाओं में, तर्क, बुद्धि, विवेक की सीमाओं में काव्य बंधता नहीं है, उसमें कल्पना की स्वतंत्र उड़ान होती है। गद्य का जो शब्द है, वाक्य, अर्थ, ये सभी गद्य में प्रायः सामान्य अर्थ देते हैं। जो शब्द, वाक्य, अर्थ आदि जो है, सभी आदि गद्य में प्रायः सामान्य अर्थ देते हैं, जबकि पद्य में ये विशिष्ट अर्थ देते हैं। गद्य वस्तुनिष्ठ होता है, कोशीय अर्थ रखता है। कोशीय अर्थ मतलब जो डिक्शनरी वाले अर्थ हैं, सामान्य अर्थ, जबकि पद्य में कोई भी शब्द, कोशीय अर्थ से प्रतिबंधित नहीं होता है।
जीवन की अनुभूतियों से उसका भावात्मक संबंध होता है। जैसे जब कबीरदास जी कहते हैं काहेरी नलिनी तू कुमिलानी, या दीपक दिया तेल भर बाती दई अघट, तो जो ये नलिनी, कमलिनी और दीपक और दिया, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो इससे उनका तात्पर्य इनके कोसी अर्थ से नहीं होता है। इसका कवि के भाव से इसका तात्पर्य होता है, इसका अर्थ लिया जाता है, मतलब एक सूक्ष्म संकेतात्मक अर्थ रखता है। इसके अतिरिक्त गद्य की भाषा काव्य की अपेक्षा अधिक स्पष्ट, व्याकरण सम्मत और व्यवस्थित होती है, जबकि काव्य जो पद्य है वो उसे व्याकरण की सीमा में बांधा नहीं जा सकता है। पद्य में उक्ति वैचित्र और अलंकरण की जो प्रवृत्ति होती है वो गद्य में भी होती है, लेकिन उसकी जो उक्ति वैचित्र और अलंकरण की प्रवृत्ति जो है पद्य में अधिक होती है। गद्य में यथार्थ, वस्तुपरक और तथ्यात्मक वर्णन पाया जाता है। यथार्थ, वस्तुपरक और तथ्यात्मक वर्णन पाया जाता है, जबकि जैसा हमने बताया कि जबकि काव्य में वर्णन जो है सूक्ष्म संकेतात्मक होता है, तब सूक्ष्म संकेतात्मक अर्थ रखता है। जैसे हमने जब अविधा व्यंजना लक्षणा बताया था आपको, तो अविधा जो सीधा सीधा अर्थ दे, गद्य जो है अविधात्मक अर्थ देता है, जबकि काव्य जो है, पद्य जो है वो अविधात्मक के साथ साथ लक्षणात्मक और व्यंजनात्मक अर्थ देता है। मतलब लक्षण के द्वारा और व्यंजना के माध्यम से भाव जो एक होता है उसके आधार पे हम इसका अर्थ लेते हैं। यद्यपि ऐसा नहीं है कि गद्य में भावपूर्ण मनःस्थितियों की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती और पद्य में विचारों की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। जैसे हमने कहा कि गद्य का जो विषय है वो विचार प्रधान होता है और पद्य का विषय भाव प्रधान होता है, किंतु ऐसा नहीं है कि गद्य में भावपूर्ण मनःस्थितियों की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती और पद्य में विचारों की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। किंतु मुख्य रूप से गद्य और पद्य की जो मूल प्रकृति है वो इसी प्रकार की है, जैसा बताया हमने इसी प्रकार की होती है। लेकिन आधुनिक काल में, आधुनिक का जो साहित्य है, आधुनिक काल का आधुनिक साहित्य में दोनों ही विधाएं एक दूसरे की सीमाओं का अंतर्लोप करते हैं। मतलब दोनों की सीमाएं एक दूसरे से मिल सी गई हैं। अर्थात गद्य की जो विशेषताएं हैं वो काव्य में देखी जा सकती हैं और जो काव्य की विशेषताएं हैं वो गद्य में देखी जा सकती हैं। इस प्रकार आपने गद्य और पद्य में अंतर देखा। एक बार मैं और गद्य और पद्य क्या है बता देती हूँ। पद्य छंदबद्ध या छंद मुक्त। छंदबद्ध, छंद में जो बद्ध और छंदों से मुक्त। तो ऐसा नहीं समझिएगा कि जो छंद से मुक्त है वो पद्य या काव्य नहीं कहलाएगा। जो वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल तक तो छंदबद्ध कविता की ही, काव्य की ही परिकल्पना थी। छंदबद्ध में ही कविता रची जाती थी। लेकिन आधुनिक काल में निराला जी आते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वो छंद मुक्त कविता की परिकल्पना करते हैं। तो इस प्रकार छंदबद्ध या छंद मुक्त, सुर, लय, ताल एवं तुकबंदी से युक्त, संगीतात्मक, सुर, लय, ताल एवं तुकबंदी से युक्त संगीतात्मक रचना जिसमें भाव एवं कल्पना की प्रधानता होती है वो पद्य कहलाते हैं, काव्य कहलाते हैं। देखिए, पद्य और काव्य, बार बार बोल रही हूँ, पद्य और काव्य एक ही चीज़ है। तो पद्य में हृदय एवं भाव की प्रधानता होती है। अब गद्य छंद, लय, ताल, तुकबंदी से मुक्त, वो युक्त था, पद्य ये मुक्त है। छंद, लय, ताल एवं तुकबंदी से मुक्त विचारपूर्ण एवं वाक्यबद्ध रचना को गद्य कहते हैं। गद्य का लक्ष्य विचारों एवं भावों को सहज, सरल एवं सामान्य भाषा में विशेष प्रयोजन सहित संप्रेषित करना है। मतलब
जो लेखक है वो अपने विचारों एवं भावों को सरल, सहज एवं सामान्य भाषा में विशेष प्रयोजन के सहित अपने पाठक तक संप्रेषित करता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि गद्य और पद्य क्या है और गद्य और पद्य में क्या अंतर है। तो चूँकि गद्य की जो विधाएं आप में दे रखा है उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तकों में सम्मिलित हैं, जैसे निबंध है, कहानी है, पत्र लेखन है, जीवनी है, आत्मकथा है, तो हम क्रम से एक एक करके देखेंगे। तो आज हम कहानी देख लेते हैं कि कहानी क्या है। तो कहानी विधा क्या है? कहानी जीवन के किसी मार्मिक तथ्य को नाटकीय प्रभाव के साथ, जीवन के किसी मार्मिक तथ्य को नाटकीय प्रभाव के साथ व्यक्त करने वाली अपने में पूर्ण कलात्मक गद्य विधा को कहानी कहा जाता है। जीवन के जो किसी मार्मिक तथ्य को नाटकीय प्रभाव के साथ बड़े ही पूर्ण कलात्मक ढंग से जब लेखक गद्य विधा में लिखता है तो उस विधा को हम क्या कहते हैं? कहानी कहते हैं। ये जो कहानी है, आख्यायिका शब्द पुराणों में आता है। कहानी या आख्यायिका जो है ये हमारे देश के लिए कोई नई चीज़ नहीं है। पुराणों में शिक्षा, नीति एवं हास्य प्रधान अनेक कथा कहानियाँ उपलब्ध होती हैं, किंतु जो आधुनिक ये साहित्यिक कहानियाँ हैं ये उद्देश्य और शिल्प दोनों ही स्तर पर उन कहानियों से जो पुराणों में उपलब्ध हैं या पहले उपलब्ध होती हैं उनसे भिन्न हैं। आधुनिक कहानी जीवन के किसी मार्मिक तथ्य को नाटकीय प्रभाव के साथ व्यक्त करने वाली अपने में पूर्ण एक कलात्मक गद्य विधा है। जैसे जो पहली कथा था, अब हमारा विभाजन दो विधाओं में हो गया। जो कथा था अब उपन्यास और कहानी दो विधाओं के अंतर्गत आ गया। वो कथा कहानियाँ जो पहले प्रचलित थीं, वर्तमान में कहानी जो है सभी विधाओं में सबसे लोकप्रिय विधा है। साहित्य की सबसे लोकप्रिय विधा है कहानी। सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली उपन्यास और कहानी, जिसमें कहानी सबसे लोकप्रिय है। कहानी में 6 तत्व पाए जाते हैं। पहले तो कथा वस्तु हो गया, चरित्र चित्रण, संवाद, देश काल या वातावरण, उद्देश्य और शैली। इस प्रकार हमने समझा कि कहानी एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी मनोभाव को कलात्मक ढंग से प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। मतलब जीवन का संपूर्ण चित्रण कहानी में वो बहुत विस्तृत हो जाएगा, फिर वो बड़ा जो हो जाएगा वो उपन्यास की श्रेणी में चला जाएगा। तो जब जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव को लेकर बड़े ही कलात्मक ढंग से लेखक लिखता है तो वो जो विधा है वो कहानी कहलाती है। उसके जो चरित्र हैं, उसकी शैली है, उसका कथा विन्यास है लेखक का, सब उसके उसी भाव को, उसी मनोभाव को पुष्ट करते हैं। इस प्रकार कहानी जो है एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या मनोभाव को बड़े ही कलात्मक ढंग से चित्रित किया जाता है। अब हम कहानी का विकास क्रम देख लेते हैं। कहानी के विकास क्रम के लिए हम पहले प्रेमचंद जी कहानी के लिए एक प्रकाश स्तंभ के समान हैं और इसीलिए प्रेमचंद जी को आधार मानकर कहानी की जो विकास यात्रा है उसका विभाजन किया गया है। प्रेमचंद जी जिस काल में आते हैं वो प्रेमचंद युग हो गया। प्रेमचंद से पूर्व जो कहानी लिखा गया, कहानी रचा गया, उस संपूर्ण काल को प्रेमचंद पूर्व युग, और प्रेमचंद के बाद जो कहानियाँ रची गई वो प्रेमचंदोत्तर युग। उत्तर माने बाद में, प्रेमचंद के बाद का युग। तो 3 भागों में है, प्रेमचंद्र पूर्व युग, प्रेमचंद युग और प्रेमचंदोत्तर युग। तो चूँकि काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसको हम शुरू करेंगे
तो इसके आगे के लिए रखते हैं। ये विकास क्रम हम आगे देख लेंगे। इसके साथ साथ ही हम कहानी के जो कहानी लेखक हैं, कहानीकार हैं, जैसे प्रेमचंद जी, हम उनका एक जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय भी प्राप्त करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।